एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो भ्रूण की बात कर रहे हैं। तो पादप जगत में विशेषित अंड कोशिका अथवा युग्मनज जाइगोट को बीजाणुभेद पीढ़ी की मात्र कोशिका कहा जा सकता है। यह द्विगुणित युग्मनज अनेक पूर्व निर्धारित विभाजनों के पश्चात भ्रूण एम्ब्रियो का विकास करता है। तो द्विगुणित जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट से संपूर्ण एवं सुविकसित भ्रूण के परिवर्धित होने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं? द्विगुणित युग्मनज जाइगोट से संपूर्ण एवं सुविकसित भ्रूण के परिवर्धित होने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो भ्रूण जनक पादप का सूक्ष्म एवं सुषुप्त प्रारूप होता है, जो उचित वातावरण मिलने पर नवजात पौधे या नवांकुर सीडलिंग को जन्म देता है। तो द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण में दो कोटिलिडन्स होते हैं, जो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े होते हैं। इस अक्ष का शीर्षस्थ भाग जो बीज पत्रों के स्तर से ऊपर होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, तथा यह अंततः प्लूमूल का निर्माण करता है। तो बीज पत्रों से निचले स्तर वाला भ्रूण अक्ष का अधोस्तरीय भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है एवं आगे चलकर हाइपोकोटाइल से रेडिकल विकसित होता है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के भ्रूण में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है। ऐसी अवस्था में इसकी संरचना द्विबीजपत्री भ्रूण से भिन्न होती है। तो एक स्लाइड भी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। भ्रूण की है, एम्ब्रियो की है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियो, है ना। ये अपन देख रहे हैं भ्रूण की संरचना। इसमें देख रहे हो दो कोटिलिडन्स है, प्लूमूल है, हाइपोकोटाइल है एंड रेडिकल है। तो अपन बात कर रहे हैं विभिन्न बीजधारी पौधों में ऐसे तो युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया शुरू की अवस्था में लगभग एक समान होती है, परंतु आगे चलकर कार्यकी एवं शारीरिक संरचना आवश्यकता अनुसार अलग प्रकार से होती है। भ्रूण परिवर्धन की यह भिन्नता एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। तो हम बात करते हैं द जाइगोट के बारे में। तो सिनगेमी के पश्चात एक निश्चित अवधि के लिए जाइगोट विश्राम अवस्था या प्रसुप्त अवस्था रेस्टिंग पीरियड और डोरमेंट स्टेज में रहता है। वह इसके पुनर्गठन की अवस्था होती है। तो सुषुप्त अवस्था के दौरान युग्मनज जाइगोट में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह अंड से अधिक ध्रुवित हो जाता है। तो माइक्रोपाइलर मतलब बीजाणुद्वारीय सिरे पर उपस्थित बड़ी रिक्तिका समाप्त या अदृश्य हो जाती है, तथा द्विगुणित केंद्रक के चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव्य अत्यंत सघन एवं समांगी डेंस एंड होमोजीनियस हो जाता है। तो विभिन्न आवृतबीजी पादपों में युग्मनज की प्रसुप्त अवस्था रेस्टिंग पीरियड भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि बेटा एस्ट्रेसी एवं पोएसी में जाइगोट की विश्राम अवस्था केवल 4 से 6 घंटे होती है। जैसे कि थियोब्रोमा कोकाओ एवं डिस्कम ओरिएंटल में यह अवधि कुछ सप्ताह की होती है, जबकि कॉल्चिकम ऑटमडेल में यह अवधि 3 से 4 माह की होती है। जिन पौधों में केंद्रीय भ्रूणकोश पाया जाता है, वहां युग्मनज जाइगोट की प्रसुप्त अवस्था अवधि लंबी होती है, जबकि उन पौधों में जहां भ्रूणपोष कोशिकीय प्रकार का होता है, मतलब उन पौधों में जहां एंडोस्पर्म सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है,
उनमें युग्मनस की प्रसुप्त अवस्था की अवधि कम होती है। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि निषेचित अंड या युग्मनस में युग्मक संलयन के तुरंत बाद बीजांड द्वारीय सिरे की ओर उपस्थित रिक्तिका धीरे धीरे छोटी होती हुई समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे छोटी होती हुई समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनस कोशिका भी आकार में छोटी हो जाती है। तो कुछ पौधों में जाइगोट की आकृति दृष्टिगोचर नहीं होती, जैसे कैप्सुला में। इसके विपरीत कुछ अन्य पौधों जैसे गॉसिपियम कपास में रिक्तिका के समाप्त होने के पश्चात जाइगोट के आकार में होने वाली कमी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। तो गॉसिपियम में तो परागण के 24 घंटे बाद ही निषेचित अंड की आकृति व साइज आधी रह जाती है, और जाइगोट के विपरीत प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका में प्रसुप्त अवस्था नहीं होती। अतः यह ट्रिपल फ्यूजन के तुरंत बाद ही विभाजित होने लगती है। तो प्रसुप्त अवस्था के बाद विभाजन के लिए तैयार युग्मनस जाइगोट में अत्यधिक पोलैरिटी परिलक्षित होती है, जबकि यह ध्रुवीयता अनिषेचित अंड कोशिका में दृष्टिगोचर नहीं होती। तो निषेचन से पूर्व अंड कोशिका वृत्ति, जो केवल बीजांड द्वारीय सिरे पर थी, अब जाइगोट को चारों ओर से आवृत एनक्लोज कर लेती है, और इस भित्ति युक्त युग्मनस को निषिक्तांड उस्पोर भी कहते हैं। तो अंड कोशिका के विपरीत युग्मनस प्लास्मोडेस्माटा के द्वारा सहायक कोशिकाओं सिनर्जिड्स एवं केंद्रीय कोशिका से संबंधित नहीं होता है। युग्मनस जाइगोट में प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स एकत्र हो जाते हैं, और निभागीय सिरे पर इनकी संख्या अधिक होती है। इसके विपरीत बीजांड द्वारीय सिरे माइक्रोपाइलर एंड पर एक या अधिक रसधानियां वैक्यूल्स पाई जाती हैं, व इस छोर पर कोशिका नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण उद्भव के नियम। तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूण के विकास का अध्ययन भ्रूण विज्ञानी सुजेस द्वारा किया गया है। तो सुजेस एवं जॉनसन के अनुसार विभिन्न पादप प्रजातियों में भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया एक निश्चित प्रक्रम अथवा कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत होती है। इनको भ्रूण विकास से संबंधित नियम कहा जाता है। These are called as laws of embryogenesis। ये प्रमुख 5 नियम निम्न प्रकार से हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ पार्सिमोनी, मित व्ययिता का नियम। तो लॉ ऑफ पार्सिमोनी के अनुसार भ्रूण एम्ब्रियो द्वारा केवल उतनी ही कोशिकाएं बनाई जाती हैं जो अत्यंत आवश्यक होती है, अर्थात एम्ब्रियो भ्रूण किफायत से ये कोशिकाएं बनाता है। दूसरा है लॉ ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ नंबर्स, संख्या का नियम। अपन बात करते हैं लॉ ऑफ ओरिजिन। तो भ्रूण में एम्ब्रियो में कोशिकाओं की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम में होती है तथा यह क्रम अत्यंत नियमित होते हैं। अतः भ्रूण विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट की किसी भी अवस्था में आगे के विभाजन का क्रम बताया जा सकता है। सेकेंड है लॉ ऑफ नंबर्स, संख्या का नियम। तो भ्रूण को एम्ब्रियो को बनाने वाली कोशिकाओं की संख्या निश्चित व पूर्व निर्धारित होती है। यह संख्या कोशिका में विभाजनों की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो विभिन्न जातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। एक बात करते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। तो भ्रूण विकास एम्ब्रियो विकास में निर्मित कोशिकाओं की भ्रूण में स्थिति उनके कार्य के अनुसार पूर्व निर्धारित होती है, अर्थात ये निश्चित
होता है कि भ्रूण में, एम्ब्रियो में किसी कोशिका की क्या स्थिति है, वह उसका वहां पर क्या कार्य है। नेक्स्ट है गंतव्य का नियम, लॉ ऑफ डेस्टिनेशन। तो सामान्य भ्रूण विकास में प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो की कोशिकाएं भ्रूण के निश्चित अंग को बनाती है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री आवृतबीजी पौधों में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रारंभिक अवस्थाएं एक समान है, परंतु दोनों वर्गों में बीज पत्रों की संख्या अलग अलग होती है, अतः इनके परिपक्व भ्रूण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एम्ब्रियो का प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल तथा एक बड़ी आधारीय कोशिका बेसल सेल बनती है। तो एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका भ्रूणकोश के भीतर की ओर, व आधारीय कोशिका बेसल सेल बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। इसी प्रकार लॉरेंथेसी कुल के सदस्यों में युग्मनज जाइगोट का पहला विभाजन अनुदैर्घ्य होता है। तो अपन देख रहे हैं दिस इज द बेसल सेल, आधारीय कोशिका ये विभाजित नहीं होती है या पुनः अनुप्रस्थ विभाजित होती है, और जब आधारीय कोशिका पुनः अनुप्रस्थ विभाजित होती है तो भ्रूण के विकास में सहयोग करती है, दूसरा भ्रूण के विकास में सहयोग नहीं करती है। इसी प्रकार शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होती है और अनुप्रस्थ विभाजित होती है, और जब एपिकल सेल अनुप्रस्थ विभाजित होती है तो निलंबक के निर्माण में सहयोग नहीं करती है, और निलंबक के निर्माण में सहयोग करती है। तो कुछ पौधों में यह विभाजन तिर्यक होता है, ओब्लिक होता है। यह दो कोशिकीय अवस्था से लेकर भ्रूण में अंग विभेदन तक की सभी प्रावस्थाएं प्राक भ्रूण कहलाती है, एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। तो पौधों में भ्रूण उद्भवन में विविधता शीर्षस्थ व आधारीय कोशिकाओं के व्यवहार में कतिपय भेदों के कारण होती है। तो आधारीय कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, लेकिन कुछ पौधों में ही यह अविभाजित रहती है और अतिवृद्धि करके फूली हुई थैलीनुमा संरचना बनाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोज। We are talking about the types of dicot embryos, द्विबीजपत्री भ्रूणों के प्रकार। तो द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाने वाले भ्रूणों को जॉनसन ने 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जो कि निम्न अभिलक्षणों द्वारा एक दूसरे से विभेदित किए जा सकते हैं। तो मामूली संशोधनों के साथ लगभग ऐसा ही वर्गीकरण माहेश्वरी ने भी प्रस्तुत किया है। तो पहले बात करते हैं द्विकोशीय, मतलब पहले द्विकोशिकीय प्राक भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका अनुदैर्घ्य भित्ति द्वारा विभाजित होती है। तो ए है क्रूसिफर टाइप या ओनाग्रेड प्रकार, दूसरा है एस्ट्रड टाइप, ठीक है, तीसरा है सोलेनड या सोलेनेड टाइप। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्रूसिफर प्रकार या ओनाग्रेड प्रकार। तो इसमें अपन देखते हैं प्राकभ्रूण की आधारी कोशिका की भ्रूण परिवर्धन में सहायक भूमिका होती है, या फिर यह भ्रूण परिवर्धन में कोई भाग नहीं लेती है, जैसे कि रेनिनक्यूलेसी, एनोनेसी, ओनाग्रेसी, क्रूसीफेरी, लेपिडेलिएसी। दूसरा है एस्टेरॉड टाइप। तो भ्रूण परिवर्धन में शीर्षस्थ व आधारी दोनों कोशिकाओं का प्रमुख योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल
बाल सेमिनेसी, वाइटेसी, वायोलेसी व कंपोजिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्विकोशिकी। द्विकोशिकी प्राक भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा विभाजित होती है। तो पहला है सोलेनेड प्रकार, दूसरा है कैरियोफिलार्ड टाइप, नेक्स्ट है चिनोपोडियड टाइप। तो पहले बात करते हैं सोलेनेड टाइप। सोलेनेड टाइप तो भ्रूण परिवर्धन में बेसल सेल आधारी कोशिका की भूमिका सहायक होती है। यह निलंबक बनाती है या फिर इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कैम्पेन्युलेसी या लाइनेसी व सोलेनेसी व थिएसी। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं सोलेनेड टाइप। इसकी बात कर रहे हैं, सोलेनेड टाइप की हो गई। अब कैरियोफिलार्ड टाइप तो आधारी कोशिका बेसल सेल में कोई विभाजन नहीं होता है और निलंबक जब भी विकसित होता है तो उसकी उत्पत्ति एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका से होती है, जैसे कि क्रैसुलेसी, कैरियोफिलेसी। नेक्स्ट है चिनोपोडियड प्रकार। चिनोपोडियड टाइप तो प्राक भ्रूण की शीर्षस्थ व आधारी दोनों कोशिकाएं भ्रूण व परिवर्धन में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है चिनोपोडिएसी। तो इन वर्णन मतलब उपयुक्त वर्णित सभी श्रेणियों में द्विकोशिकी प्राक भ्रूण प्रोएम्ब्रियो के परिवर्धन में युग्मनज का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। केवल कुछ ही कुलों में जैसे कि पाइपेरेसी व लोरेंथेसी के प्राक भ्रूण में लंबवत विधि द्वारा एक तल में दो कोशिकाएं बनती हैं। तो जॉनसन ने इसे विशेष प्रकार का भ्रूण पाइपेरेड टाइप का माना है। तो अपन देखते हैं इस चार्ट में द्विबीजपत्री भ्रूणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोज। तो ये अपन ने देखा है द्विकोशिकी प्राक भ्रूण का शीर्षस्थ कोशिका लंबवत भित्ति से विभाजित होती है। दूसरा है द्विकोशिकी प्राक भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका अनुप्रस्थ भित्ति से विभाजित होती है। तो द्विकोशिकी प्राक भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका लंबवत भित्ति से विभाजित होती है। तो इसको भी दो में डिवाइड किया गया है, जो अपन ने पढ़ा क्रूसिफर प्रकार या ऑडाग्रेड प्रकार, एक है एस्टेराड प्रकार। ठीक है, तो क्रूसिफर प्रकार क्या है? आधारी कोशिका की भ्रूण निर्माण में गौण व नगण्य भूमिका होती है, जैसे कि फैमिली रेननक्यूलेसी, एनोनेसी, ओनिग्रेसी, क्रूसिफेरी। एक है एस्टेरॉड प्रकार, तो भ्रूण परिवर्धन में आधारी व शीर्षस्थ दोनों कोशिकाओं का समान योगदान होता है, जैसे कि कौन सी फैमिली है? वायोलेसी है, कंपोजिटे है, वाइटेसी है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं किसकी बात करी थी? द्विकोशिकी प्राक भ्रूण का शीर्षस्थ कोशिका अनुप्रस्थ भित्ति से विभाजित होती है। तो ये अपन बात करते हैं सोलेनेड प्रकार। किसकी है? सोलेनेड प्रकार, कैरियोफिलार्ड प्रकार, चिनोपोडियड प्रकार। तो सोलेनेड प्रकार में क्या देखेंगे हम? किसमें? एक बार सोलेनेड प्रकार में भ्रूण परिवर्धन में आधारी कोशिका की गौण भूमिका होती है, जैसे कि थिकेसी, सोलेनेसी, कैम्पेन्युलेसी। अब है कैरियोफिलार्ड प्रकार, तो प्राक भ्रूण प्रोएम्ब्रियो की आधारी कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। निलंबक अगर बनता है तो एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका से बनता है। फॉर एग्जाम्पल है क्रैसुलेसी व कैरियोफाइलेसी। ठीक है, अब है चिनोपोडियड प्रकार, तो भ्रूण निर्माण में शीर्षस्थ व आधारी दोनों कोशिकाओं का योगदान रहता है, जैसे कि चिनोपोडिएसी कुल में। तो आपको ये दिखाएं क्रूसिफर टाइप, एस्ट्रेड टाइप, सोलेनेड टाइप, कैरियोफिलेड टाइप एंड चिनोपोडियड टाइप।
ये क्या है? द्विबीजपत्रियों, द्विबीजपत्रियों में पाए जाने वाले भ्रूण विकास, ठीक है, के बारे में दिखाया गया है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, तो भ्रूण के विकास को या युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने तक की अवस्था को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधों के द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री पादप समूह के भ्रूण परिवर्धन में अंतर होता है। तो द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण परिवर्धन को समझाने के लिए कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस को प्राथमिक उदाहरण के रूप में लिया गया है, क्योंकि कैप्सुला पौधे में जिस प्रकार का भ्रूण परिवर्धन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार का परिवर्धन लगभग सभी द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। तो हेल्स्टीन ने सर्वप्रथम कैप्सुला के भ्रूण का अध्ययन किया था। तो हेल्स्टीन ने सर्वप्रथम कैप्सुला के भ्रूण का अध्ययन किया था। इसका भ्रूण परिवर्धन अंतर्मुखी व क्रूसिफर प्रकार का होता है। तो जाइगोट का युग्मनज का अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती है। इसमें ऊपर बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को आधारीय कोशिका कहते हैं तथा निभाग की ओर वाली कोशिका को एपिकल सेल अग्रस्थ कोशिका कहते हैं। इसके पश्चात आधारीय कोशिका बेसल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन तथा अग्रस्थ कोशिका में एपिकल सेल में एक उदग्र विभाजन होने से ही आकृति का 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण बन जाता है। तो अपन ये फिगर में देख रहे हैं, देखो ये फिगर दिखाई है अपन को, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में भ्रूण परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाएं। तो क्या बात करिए, दिस इज द basal cell and this is the formation of the apical cell, and now this is the dividing basal cell. So this is the 3 cell stage, this is the 4 cell stage, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। अब अपन ये देखा, कहां तक देख लिया, हाँ, तो द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण परिवर्धन को समझाने के लिए कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस को प्रारूपिक उदाहरण के रूप में लिया गया है। तो इसका भ्रूण परिवर्धन अंतर्मुखी, हेल्स्टीन ने सर्वप्रथम कैप्सुला के भ्रूण का अध्ययन किया था। तो इसका भ्रूण परिवर्धन अंतर्मुखी या क्रूसिफर प्रकार का होता है और युग्मनज का अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसमें ऊपर बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को आधारीय कोशिका कहते हैं तथा निभाग की ओर वाली कोशिका को एपिकल सेल कहते हैं। इसके पश्चात आधारीय कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा अग्रस्थ कोशिका में एक उदग्र विभाजन होता है, जिससे टी आकृति का 4 कोशिकीय प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। तो आधारीय कोशिका बेसल सेल में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होने से 6 से 10 कोशिका युक्त एक लंबी तंतु जैसी संरचना बनती है। इसे निलंबक कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। तो निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर पुटिका या चूष्कांग कोशिका बनाती है, जो चूष्कांग हॉस्टोरिया का कार्य करती है। तो निलंबक की सबसे नीचे की कोशिका अधस्फीतिका हाइपोफाइसिस होती है और यह कोशिका विभाजित होकर बुलांकुर के शीर्ष का निर्माण करती है। तो निलंबक का मुख्य कार्य विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण ऊतक की ओर धकेलना होता है। इसी दौरान अग्रस्थ कोशिका की दोनों कोशिकाएं अनुदैर्ध्य भित्ति द्वारा विभाजित होती है
तथा यह विभाजन पहले विभाजन के संपूर्ण पर होता है। इस प्रकार प्राक भ्रूण प्रोएम्ब्रियो के शीर्ष पर कोशिकाओं का चतुर्थांश बन जाता है। इस क्वाड्रेंट की प्रत्येक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकीय ऑक्टेंट का निर्माण होता है। इनमें से हाइपोफाइसिस की ओर वाली 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल तथा आगे की 4 कोशिकाएं एपिबेसल कोशिकाएं होती है। तो हाइपोबेसल कोशिकाओं से मूलांकुर व अधोबीजपत्र तथा एपिबेसल कोशिकाओं से प्रांकुर व बीजपत्र बनते हैं। तो हम देखते हैं ऑक्टेंट की 8 कोशिकाएं परिणतिक विभाजन के द्वारा विभाजित होकर एपिडर्मिस की एक परत बनाती है। ऑक्टेंट की 8 कोशिकाएं परिणतिक विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बाह्य त्वचा की एक परत बनाती है, जो अप्रतिक विभाजन से विभाजित होकर डर्माटोजन का स्तर बनाती है। अंदर वाली कोशिकाएं अनेक लंबवत व अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा विभाजित होकर केंद्रीय प्लीरोम तथा मध्य में पेरिबलम बनाती है। आगे जाकर पेरिबलम से वल्कुट तथा फ्लोएम से रंभ का निर्माण होता है। इस प्रकार वृद्धि होते होते भ्रूण एम्ब्रियो हार्ड शेप्ड हृदयाकार बन जाता है। इस हृदयाकार भ्रूण की दोनों शीर्ष पालियां बीजपत्र कोटिलिडन्स का निर्माण करती हैं तथा इनके आधार की कोशिकाएं प्ररोशीर्ष या प्रांकुर प्रूमूल बनाती है। इसके पीछे स्थित कोशिकाएं एपिकोटाइल व हाइपोकोटाइल तथा निलंबक की ओर हाइपोफाइसिस से निर्मित कोशिकाओं को सम्मिलित करके मूलांकुर रेडिकल का निर्माण होता है। अतः पूर्ण परिवर्धित भ्रूण में दलपत्रों की स्थिति पार्श्व एवं प्रांकुर की अग्रस्त होती है। तो अपन ये देखा डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स। डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की चर्चा करी अपन ने आज। अब अपना रहता है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो किसी को नीतू मीना भी आई है, अफसाना भी आ गई। अच्छा, तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लो। भावना कमर है, शालू है। हाँ बेटा, अब बरसा है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो क्या, मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो 4th यूनिट अपन कर रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो।